ओके, हाय एवरीवन। क्या हाल चाल? ठीक है। तो आज कुछ मज़ेदार मिलेगा सुनने को? ओके, तो बिना समय बर्बाद किए हुए आज के जो गेस्ट हैं उनके बारे में छोटा सा ब्रीफ कि वो हमारे भारतीय सेना से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं और एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बहुत बड़े पद को संभाल रहे हैं। तो आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारे सर। वेलकम सर। सर, तो पहले बच्चों का सवाल आया, उससे पहले मेरा एक दो सवाल। सबसे पहले आप अपने निजी जीवन के बारे में और भारतीय सेना में आपने जो इतना समय बिताया है उसके बारे में कुछ अनुभव साझा करें सर। जब मैं अपने स्कूल लाइफ में था तो आप यकीन नहीं जानोगे, आई वॉज वन ऑफ दी वेरी पुअर स्टूडेंट। 30 की क्लास में मेरी जो रैंकिंग आती थी वो शायद 28-27 ऐसे होती थी, और जिस दिन रिज़ल्ट मिलता था उस दिन डैड से पिटाई 100% कन्फर्म थी। थैंक्स टू गल्फ वॉर आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप, मैं पैदा हुआ था कतर में, पढ़ाई लिखाई मेरी सब कतर में हुई थी। ये एक अरेबियन कॉन्टिनेंट में एक छोटा सा देश है, और वहाँ से जब गल्फ वॉर हुआ, इराक़ ने हमला किया था कुवैत पे, बमबारी हो रही थी, तो पूरे फैमिली को पापा ने हटा दिया था, इंडिया भेज दिया था, सिवाय मुझे, क्योंकि उस वक्त मैं 9th स्टैंडर्ड में था। जब मम्मी भाई बहन सब चले गए, मैं और पापा ही थे, तब बैठकर, उस वक्त मोबाइल और व्हाट्सएप ये सब तो था नहीं, स्कूल से फ़ोन आता था, एक्सरसाइज दे दी जाती थी कि ये आपको पढ़ाई करना है। वहाँ से 8th स्टैंडर्ड तक बहुत वीक, 9th स्टैंडर्ड का जब टेस्ट हुए उसमें मैं 28 से फर्स्ट 18 में आ गया। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मोटिवेट हुआ, एंड उसके बाद से फिर मेहनत की तरफ से कभी कोई साइड नहीं छोड़ी। 10th 74% से पास किया, 12th 76% से पास किया, एंड हमारे टाइम में फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स कोई चॉइस नहीं थी, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते थे। उसके बाद सिलेक्शन हो गया मेडिकल, उसमें मेडिकल की डिग्री हासिल की। उसके बाद ऑफ कोर्स इंटर्नशिप करना पड़ा, इंटर्नशिप किए, हाउस जॉब किया, एंड फाइनली ज्वाइन किया इंडियन आर्म फोर्सेस। आई रिमेंबर इसमें आई हैड अप्लाइड फॉर रेलवे हॉस्पिटल जब मैं बनारस में था, क्योंकि मुझे भी ये था कि मैं घर में रहूं, अपने परिवार के साथ रहूं। मेरे दोस्त लोग दिल्ली में जॉब कर रहे थे, उस वक्त मेरी सैलरी 800 रुपीज़ थी और मेरे फ्रेंड्स की 8000। रेलवे हॉस्पिटल में वैकेंसी निकली, मैंने अप्लाई किया, इंटरव्यू देने गया और मैं फ़ेल हो गया। बहुत बुरा लगा कि एक तो घर में था तो घर वाले भी थे, वो सब एकदम बिन बादल बरसात मुझ पे बरस पड़े, है ना, फ़ेल हो गया, क्या पढ़ा है, क्या डॉक्टर है, ये है वो है। फिर सब छोड़ छाड़ के मैं बोला चलो दोस्तों के पास दिल्ली काम किया जाएगा। दिल्ली पहुंचा, जैसे ही दिल्ली पहुंचा टेम्परेरी बेसिस पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब निकल गई। जाके अप्लाई किया, सेलेक्ट हुआ, जॉब करना शुरू। 2 साल वहाँ किया होगा, न्यूज़पेपर में देखा इंडियन आर्म फोर्सेस का ऐड आया हुआ है, मैंने अप्लाई कर दिया। अप्लाई किया एंड इंटरव्यू देने गया, इंटरव्यू दिया, सिलेक्ट हुआ, मेडिकल हुआ, सिलेक्ट हुआ, और जब सिलेक्ट हो गया तो उन्होंने बस बोला कि 1 महीने के अंदर आपका जॉइनिंग लेटर आपको मिल जाएगा, बी रेडी। आर्मी के बारे में कुछ नहीं पता था, ज़ीरो। जॉइनिंग लेटर आया तो पता चला कि मिलिट्री हॉस्पिटल वाराणसी रिपोर्ट करना है। गया मिलिट्री हॉस्पिटल वाराणसी, रिपोर्ट किया,
एंड उस दिन बस एक चीज़ जब ज्वाइन कर लिया तो एक चीज़ बस दिमाग में आई कि ऊपर वाले ने अच्छा किया था कि मुझे रेलवे में फ़ेल कर दिया था। अगर मैं रेलवे में उस दिन पास हो गया होता तो शायद मैं इतनी प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशन को सर्व नहीं कर पाता। तो कभी कभार फेल होना वरदान होता है, बट उसको आपको वरदान लेना है, मेहनत करनी है। तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सर थैंक यू सर फॉर इंस्पायरिंग अस एंड इट इज़ रियली वेरी इंस्पायरिंग जर्नी, जिससे हम सबको कुछ ना कुछ सीख जरूर लेनी चाहिए। और आई थिंक कि आज जितने भी स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं सब लोग आपकी इस जर्नी से ज़रूर इंस्पायर्ड होंगे और अपने लाइफ में ये लोग भी बहुत आगे जाएंगे। सर मेरा एक छोटा सा अगला सवाल है कि आप जब आर्म फोर्सेस से रिटायर हुए तो आप देश के किसी भी हॉस्पिटल में या देश के किसी भी मेडिकल हेल्थ केयर को ज्वाइन कर सकते थे, बट आपने उन बड़े हेल्थ केयर या बड़े हॉस्पिटल के ऑफर्स ठुकरा करके एजुकेशन के साइड में क्यों शिफ्ट हुए? क्या पर्पस है इसके पीछे या क्या थॉट था सर इसके पीछे आपका, वो ज़रा बताइए। आई थिंक लाइफ में जब भी कोई भी डिसीजन लेने की बारी आती है तो मेरे हिसाब से सिर्फ दो रास्ते होते हैं। एक होती है सोच और दूसरा है निश्चय। तो जब मुझे इधर ज्वाइन करने से पहले आई हैड रिसीव्ड जॉब ऑफ़र फ्रॉम अगेन कतर, और अच्छी सैलरी थी, सब कुछ वो था, बट आई डोंट नो, मैंने उस वक्त सोचा नहीं, निश्चय किया कि चलो ये ट्राई करके देखते हैं, कुछ नया, कुछ चैलेंजिंग है जो कभी नहीं किया है। और ये हिम्मत इज़ एक्चुअली फ्रॉम द आर्म फोर्सेस। जब ऑर्डर्स मिलते हैं तो हम सोचते नहीं थे कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे। हमें मालूम है सामने हमारा दुश्मन खड़ा है, आगे बढ़ेंगे, हमें गोली मार देगा और हम मरेंगे, ठीक है, बम चलेंगे, हम उड़ेंगे। सोच नहीं सके, सोचोगे तो कमज़ोर। सिर्फ निश्चय होता था कि हम रहें नहीं रहें, ये नहीं रहेंगे। तो इसलिए प्लीज़ जब भी आपके सामने भी जब वो आए तो यू हैव टू ऑप्शंस, या तो सोच सकते हो और सिर्फ सोचोगे ही, लेकिन अगर निश्चय कर लिए, एंड इट कैन बी राइट, इट कैन बी रॉन्ग। तो मेरे जो सबसे पहले कमांडिंग ऑफिसर थे उन्होंने मुझे ये सिखाया था, डिसीजन अगर रॉन्ग भी हो जाए, होल्ड ऑन टू इट, चेंज नहीं करना कभी। गलती है सुधार लो, लेकिन डिसीजन जो तुमने लिया है एंड मोमेंट पे तो ख़ास करके कभी नहीं पीछे हटना, जो होगा देखा जाएगा। तो आई थिंक यही सब सीख ने मुझे जस्ट मोटिवेट किया कि मैं मूव करूं इस सेक्टर में। ओके सर, तो अब आपके ये प्यारे बच्चे स्टूडेंट्स जो आपका इंतज़ार कर रहे थे, अब सवालों की बम्बार्डिंग उनके साइड से होगी। आई एम श्योर कि आपने बहुत सारे बम्बार्डिंग दुश्मनों के देखे हैं, अब इन बच्चों के सवालों के बम्बार्डिंग आएंगे और मुझे ये भरोसा है कि इस बम्बार्डिंग का भी आप बखूबी सामना करके एक बेहतर आंसर इन लोगों को देंगे, जिससे इनके मन में जो भी शिक्षा को लेके सवाल हो या इनके अपने करियर को लेके कन्फ्यूज़न चल रहा हो, उसको सुलझाने में इनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो अब अगला सवाल आपके बच्चों की तरफ से। भारतीय सेना किस प्रकार नेतृत्व कौशल को बढ़ावा देती है और अपने कर्मियों में अनुशासन स्थापित करती है, और हम उन बातों को सामान्य जीवन में किस प्रकार सीख सकते हैं? भारतीय सेना सबसे पहले आपको वो डिसिप्लिन बनाती है। दो वर्ड हैं, डिसिप्लिन एंड सेल्फ डिसिप्लिन। ये दोनों चीज़ ठूस ठूस के आपके अंदर भरती है कि आप डिसिप्लिन भी रहो और आप सेल्फ डिसिप्लिन भी रहो। जब आपको कोई नहीं देख रहा है तब भी फ़ौज में एक इशारा करते थे कि
तुम पे नज़र है, तो आप अकेले भी हो तब भी आपको ये मान के चलना है कि मुझे सब देख रहे हैं। और यकीन जाने हमारी हर हरकत की खबर उनके पास होती थी। और डिसिप्लिन के मामले में सेना और उसकी पनिशमेंट्स के बारे में बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अपने दोस्तों की साइकिल पंचर करते थे कि वो पीटी पे टाइम पे ना पहुँचे, ठीक है, और उल्टा जूता हमें ही पड़ता था, दौड़ा दौड़ा के हालत ख़राब कर देते थे सब। जबकि हम डॉक्टर थे, ट्रेनिंग उतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी, लेकिन फिर भी काफ़ी वो थी। एंड दूसरा वो कि एक दूसरे को देखकर बहुत कुछ हौसला मिलता था। अगर 40 किलोमीटर पैदल चलना है, जिसे हम लोग रूट मार्च कहते थे, तो सिर्फ मैं अकेला नहीं था, मेरा पूरा ग्रुप था, 120 का बैच था। हम सब एक साथ शुरू करते थे, एक साथ ख़त्म करते थे, सबके पैर में दर्द होता था और सबको अगले दिन सुबह 4 बजे फिर पीटी में पहुंचना है। तो ये जो माहौल उनका है, जो क्या कहते हैं एटिकेट्स उनके हैं, वो अपने एटिकेट्स पे, मोरल्स पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, कभी नहीं करते। आप यकीन जानो सेना के एरिया में घुसपैठ करना मना है, और अगर आपने कोशिश की तो वार्निंग लिखी रहती है कि हम गोली मार देंगे। वो वाकई गोली मार देंगे, वाकई गोली मार देंगे, ठीक है। तो इस माहौल से, और एंड ग्रीन यूनिफॉर्म का एक क्रेज़ अलग ही है, एकदम अलग है, वो कंप्लीट डिफरेंट वर्ल्ड है। मैं जब कमीशन हुआ था तो मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने मुझे 6 दिन का टाइम दिया था कि तुम रहो, देख लो, अच्छा लगेगा कंटिन्यू करना, नहीं तो छोड़ के चले जाना। सुबह 4 बजे उठना, रात में 11-12 बजे तक सोना, अगले दिन 4 बजे फिर ऊपर, ठीक है। अच्छा लगा, क्योंकि जोश बहुत ज़रूरी है आपको अपने ड्रीम्स को पाने के लिए। तो सर ने जैसा कहा, जोश और यूनिफॉर्म, ये 2 चीज़ें, सर तो आर्म फोर्सेस में थे। इसका जीता जाता छोटा सा उदाहरण मेरे पास भी है, क्योंकि मैं अपने कॉलेज में एनसीसी में था। तो तुम लोगों में जिसने भी स्कूल में या कॉलेज में एनसीसी किया होगा, तो उनको इसका थोड़ा सा हिंट है, थोड़ा सा, 1% भी नहीं कह सकते हैं, बट थोड़ा सा हिंट है कि जब वो वर्दी, सर के पास तो सेना की वर्दी थी, हमारे पास वो एनसीसी की वर्दी थी, वो कैप, उसके ऊपर जो फिदर लगे होते थे, ये कंधे पे जो स्टार्स या जो टैग्स लगते थे हमारे रैंक्स के, उनके जो बूट्स और देश सेवा की जो भावना थी, ये 2 चीज़ किसी इंसान के अंदर इतना ज़्यादा एनर्जी और एक्साइटमेंट भर देता है कि फिर ये छोटे मोटे बाधा जो है ना, वो आपके रास्ते का रुकावट कभी नहीं बन सकता। तो इसके लिए, और ये जरूरी नहीं कि जो सेना में रहें वही अपने अंदर ये जोश पैदा कर सकते हैं। आप जिस फील्ड में रहो, अल्टीमेटली आप देश को सर्व कर रहे हो। आप नर्सेस बनोगे तो लोगों की सेवा करके देश को सर्व करोगे, कोई इंजीनियर बनता है तो वो चीज़ों को बना करके देश को सर्व करता है। तो हर इंसान का जो अपने काम में डेडिकेटेड है, वो कहीं ना कहीं अपने देश को सर्व कर रहा है। तो अगर आपके अंदर ये फीलिंग आ जाए कि हम जो कर रहे हैं, अगर हम वो बेस्ट तरीके से करें, तो वो हमारे नेशन को सर्व करेगा, हम अपने नेशन को वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यकीन मानो उस दिन आपके काम में कुछ भी चीज़ रुकावट नहीं बनेगा और आप अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए हमेशा अपने काम को अच्छा मान करके अपना बेस्ट परफॉर्म करना है, देश सेवा की भावना हमेशा ऊपर रखना है और उसके हिसाब से हमेशा काम करना है, ठीक है। एक स्टूडेंट को अपने एजुकेशन के टाइम में कौन कौन से स्किल्स और वैल्यूज़ हैं जो उसको एजुकेशन के टाइम डेवलप करने चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट आज की डेट में वो है आपका कंसंट्रेशन।
दूसरा टाइम मैनेजमेंट, तीसरी मेहनत। कुछ भी हासिल, नॉट ओनली एजुकेशन, कोई भी, जब भी आपको सक्सेस अगर आपको पाना है तो आप प्लीज़ इन तीन चीज़ों पे कभी मत कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। समझ गए? मेहनत से कभी नहीं डरिएगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर पढ़ाई के टाइम पे व्हाट्सएप देखिएगा, यूट्यूब देखिएगा तो बट नेचुरल है कि यू आर लूजिंग योर टाइम, और जो टाइम खो गया वो वापस नहीं आएगा। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आपकी अपनी मेहनत बहुत ज़रूरी है। एंड फॉर स्टूडेंट्स अगेन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है वो ये है कि आप कोशिश करते हो कि पूरी की पूरा किताब घोलकर अंदर पीने की, जो बहुत ही रॉन्ग स्ट्रैटेजी है पढ़ाई की। ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन उठाइए, अच्छे से पढ़िए, समझिए, एक दूसरे से डिस्कस कीजिए। आप यकीन जानिए उतना आपके लिए काफ़ी है। आप हर एग्ज़ाम अच्छे से दे पाओगे एंड हर इंटरव्यू अच्छे से फेस कर पाओगे। कि एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन या कमर्शियलाइजेशन होना चाहिए या नहीं, और इस पर आपकी क्या टेक है? दोनों एस्पेक्ट अपनी अपनी जगह पे सही हैं। किसी एक को सही बोलना, दूसरे को गलत बोलना, आई डोंट थिंक सो। आपके सामने ही गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहाँ मिड डे मील भी सरकार देने की कोशिश करती है एंड मतलब दे भी रही है। बच्चों की इंटेंट क्या होती है? 11 बजे जाओ, 12 बजे खाना खाओ, 1 बजे तक वापस। पढ़ाई लिखाई से ढेला कोई मतलब नहीं। वही स्कूल अगर इंग्लिश मीडियम है और उसने अच्छे से एडवर्टीज़मेंट कर रखा है, थोड़ी सी भारी फ़ीस है, जब पापा का पैसा लग रहा है तो बच्चे भी पढ़ाई करते हैं, और बच्चे ये बोल नहीं सकते पापा स्कूल अच्छा नहीं है, मैं नहीं पढ़ूंगी या नहीं पढ़ूंगा, तो पिटाई पड़ जाएगी अच्छे से। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि ख़र्चा हो रहा है एंड इतनी आसानी से आपको अटेंडेंस लगाना है, आपको टेस्ट पास करना है, तब आप फाइनल एग्ज़ाम्स में बैठोगे, नहीं परफॉर्म करोगे, वो आपको फेल करके आपको बाहर निकाल देंगे। आपके अंदर एक फ़ियर रहता है और उस दैट फियर पुशेस यू कि आप अच्छा परफॉर्म करो, जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स में या फ्री के एजुकेशन में ये लैगिंग है। बट देन टू इससे आई डोंट थिंक सो कि स्टूडेंट्स पे फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि जो पढ़ना चाहते हैं वो कहीं पे भी अपना परफॉर्मेंस देकर वो आगे आ जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एलएन से ही कोचिंग करोगे तो मेडिकल कॉलेज MBBS निकालोगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। गांव देहात के भी बच्चे हैं। कल की ही बात है या आज के ही न्यूज़ में है कि UPSC के जो फर्स्ट एंड सेकंड टॉपर्स हैं बिहार की लड़कियां हैं, है कि नहीं? तो कहाँ जाकर वो किया? सेम वही बिहार है, कोई स्पेशल बिहार तो है नहीं। ठीक है, तो ये अगेन ये जोश जज्बा ये सब आपके अंडर होना चाहिए। सर्कमस्टांसेस अजीब होंगे, आपके अगेंस्ट भी हो सकते हैं, आपके फेवर में भी हो सकते हैं। फेवर में है उड़ान भरती जाओ, विपरीत हो तो फिर लड़ाई करो। लड़ाई करो मतलब ये नहीं कि उनका झोंटा वोटा नोच के मार दो, ठीक है, उस कंडीशन से और एक्सेल करो। नर्सिंग शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने पर विचार कर रहे इच्छुक छात्राओं को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, नर्सिंग या मेडिकल जो टास्क है या जो ड्यूटी है वो किसी एक आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सिर्फ डॉक्टर किसी मरीज़ को ठीक नहीं कर सकता, वैसे सिर्फ एक नर्स किसी मरीज़ को ठीक नहीं कर सकती। ये एक टीम का काम है, ठीक है। एंड इसमें जब कोविड वो हुआ था, डॉक्टर्स की कमी हो गई थी और वो नर्सेस थी जो 24 घंटा पेशेंट्स के में लगी हुई थी एंड उनको केयर कर रही थी। डॉक्टर्स शिफ्ट में आते हैं, चले जाते हैं, नर्सेस ज़्यादा कॉन्टैक्ट आवर्स रहती हैं
पेशेंट के, और यंग डॉक्टर्स को ट्रेन भी नर्स करती हैं। जब मैं भी इंटर्नशिप कर रहा था तो वो नर्सेस थीं जो मुझे आईवी देना सिखाती थीं, आईएम देना सिखाती थीं, राइल्स ट्यूब लगाना सिखाती थीं। ठीक है, तो इसलिए एक तो ऑफ कोर्स कि इसमें दो चीज़ आपको ध्यान रखना है, एक तो सेवा और दूसरा थकना नहीं है। टाइम नहीं देख सकते इस प्रोफेशन में। कोई मरीज़ मर रहा है, आप ये नहीं कर सकते कि ओहो मेरी ड्यूटी ऑफ हो गई, मैं जा रही हूँ, है ना, बाबा कल ज़िंदा रहोगे तो मिलेंगे, नहीं तो बाय, ये नहीं कर सकते। तो ये दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो लगन, कि आपको बहुत लगन चाहिए इस प्रोफेशन में, एंड सेकेंडली सेवा भाव होना चाहिए, क्योंकि मरीज़ है वो आप पे चिल्लाएगा भी, वो दर्द से आपको हो सकता है इतना शोर करे कि आप इरिटेट हो। ठीक है, बच्चे मरीज़ हैं या बड़े भी हैं, हो सकता है वो आप पे उल्टी कर दें, आपके ऊपर खांस दें। ठीक है, तो ये सारा बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो मरीज़ है। ये प्लीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आपको हमेशा हमेशा हेल्प देना है। समझ गए? हेल्प देना है। और एक चीज़ मैं बताऊं, देने वाला हाथ भगवान का होता है। मेरा आपसे ये सवाल है कि अपने देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेनाओं को सम्मान नहीं करते हैं और उनके मन में सेनाओं के प्रति गलत इमेज बना हुआ, वैसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये अगेन मैटर है डिसिप्लिन और सेल्फ डिसिप्लिन का। ठीक है, तिरंगा चढ़ रहा है, उसको खड़े होके सल्यूट देना या सम्मान में सावधान खड़ा होना, कोई नहीं देख रहा है, अगर आप ये एक चीज़ कर रहे हो, ये आपकी सेल्फ डिसिप्लिन है। सेना में जो भी कार्यरत हैं वो डेली बलिदान पे बलिदान दिए जा रहे हैं। चाहे ऐसे ऐसे स्टेशंस हैं, ऐसे ऐसी पोस्ट हैं जहां आप मतलब साल में एक बार चढ़ते हो, फिर लौटोगे कि नहीं लौटोगे आपको पता नहीं। उनके भी परिवार हैं, उनके भी बच्चे हैं, और कई बार ऐसा होता है, नई शादी हुई, हस्बैंड पोस्टिंग गया, लौट कर नहीं आया। बेटी पैदा हुई, ड्यूटी पे शहादत मिल गई, बेटी ने बाप का चेहरा नहीं देखा। अभी भी जो राजौरी में रिसेंटली जो हमारे जवान मरे हैं, उसमें 2 केसेस ऐसे थे, एक न्यूली मैरिड था और एक की छोटी बेटी थी। ठीक है, तो और अगर ज़रूर ये जो जान दे दिए तो वो सुप्रीम सैक्रिफाइस है, नहीं तो ऐसे भी डेली मतलब कब मौत आके गले लग जाएगी पता नहीं। उसमें फिज़िकली स्ट्रॉन्ग रहना, मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना, दे रियली डिज़र्व टू बी सैल्यूटेड। हम अगर आदर नहीं करते हैं तो ये एक्चुअली हमारी सीख की कमी है। बट डे बाय डे जैसे लोग ज्वाइन कर रहे हैं सेना, सर्व कर रहे हैं, अग्निवीर, और इससे जो भी धीरे धीरे जो ऐसा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सेना में जाकर सर्व करेंगे, तब उनको पता चलेगा कि सेना क्या वो है और उसका मतलब क्या उसका एनवायरनमेंट है, क्या उसकी दुनिया है। जो लोग इसके पीछे हैं कि सेना की CSD कार्ड मतलबी लोग जो हैं, वो उनको बस अपने काम से मतलब है। तो भाई रिस्पेक्ट करोगे तो तुम्हारी नेशन है और ये तुम्हारे नेशन के गार्ड हैं, नहीं करोगे तब भी ये तुम्हारा नेशन है और वो तुम्हारे नेशन के गार्ड हैं। वो तुम्हारे सम्मान के भूखे नहीं हैं, वो उससे बहुत ऊंचे हैं। तो बहुत खूबसूरत सवाल था ऐमन तुम्हारा, और इस पर थोड़ा सा मैं कुछ ऐड करूंगा। वैसे सर ने जो बोला वो मोर देन सफिशिएंट है कि तुमको
इज्जत करना है करो, नहीं करना है मत करो। सर लोग या सेना में जो भी लोग हैं वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं, कहीं को देखो। जो नहीं करते उसके पीछे मैं जो सबसे बड़ा वजह मानता हूँ वो है लैक ऑफ एजुकेशन। उनको एक्चुअली में पता ही नहीं है। और सेम सिमिलर कंडीशन नर्सेस के साथ भी है। आपको अगर पता हो तो हमारे सोसाइटी में बहुत लोग बहुत खास इज्जत नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जानकारी ही नहीं है कि नर्सेस किस सिचुएशन में काम करती हैं या कितने घंटों तक लगातार काम करती हैं बिना थके, बिना रुके, बिना रेस्ट लिए हुए। उसी का बड़ा वर्जन है हमारे सेनाओं के साथ। तो चलो कम से कम तुम्हें हॉस्पिटल मिल जाता है, बाढ़ आएगा, भूकंप आएगा तो थोड़ा सा विषम परिस्थिति में जाना होता है, लेकिन हमारे सेना सालों भर ऐसी विषम परिस्थितियों में ही हैं। हमेशा उनके आसपास मौत का खतरा मंडराता रहता है, उसके बाद भी वो अपने पोस्ट पे, अपने देश के बॉर्डर पे टिके रहते हैं ताकि कोई दुश्मन किधर से भी आ ना सके। लेकिन इसकी जानकारी जिसे नहीं है वही नादानी वश हमारे सेना का, हमारे भारतीय सेना का सम्मान नहीं करते हैं। और तो इसको दूर करने के लिए सर, आप करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, मेरे हिसाब से हर स्कूल में, हर कॉलेज में एटलीस्ट एनसीसी को कंपलसरी कर दिया जाए, ताकि जिस शूज में, जिस जूते में, जिस परिस्थिति में भारतीय सेना पूरे साल, पूरे जिंदगी बिताते हैं, उसका एक झलक हमारे देश के हर छात्र को 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए मिले, ताकि वो इस चीज को समझ पाए कि जो हमारा जिंदगी है वो इतना आसान नहीं है। इतना आसान इसलिए बना है, इतना सुरक्षित इसलिए बना है क्योंकि हमारे भारतीय बॉर्डरों पे इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म फोर्सेस अडिग होकर चट्टान की तरह खड़े हैं। गुड इवनिंग सर, मेरा आपसे एक सवाल है, आप शिक्षा के क्षेत्र में खुद को कैसे अपडेट करते हैं? अगेन, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। जैसे मैंने बताया था, वेबसाइट्स हैं, जैसे हमारी मेडिकल की वेबसाइट्स में जीपी नोटबुक है, मेडस्केप है, उस पर मैं रजिस्टर्ड हूँ। उस पर से क्विज़ आते हैं, जो भी अपडेट हैं वो आते हैं, उनको पढ़कर वो क्विज़ ट्राई कर आप लोग के उसमें किताबें लेकर, जो भी आप लोग की कोर्सेज़ की किताबें हैं, क्योंकि हिंदी इतनी फ्लुएंट नहीं है, पढ़ लेता हूँ, समझ लेता हूँ, लेकिन जो एक्सट्रैक्ट निकालना होता है वो ज़रा मुझे मुश्किल होती है। तो जो भी पब्लिकेशंस हैं, चाहे जेपी की हो, एमएस की हो, सारी किताबें मैंने ख़रीद के रख रखी हैं और उनको भी पढ़ता रहता हूँ कि आपको कितना। दूसरा बहुत एक अहम हमारे प्रोफेशन से जो रिलेटेड है वो है ऑब्जर्वेशनल पावर। देखकर, अगर आप हॉस्पिटल जाओगे, ड्यूटीज़ करोगे, तो आप देखोगे कि हर चीज़ का जब किसी से इंटरेक्ट करते हो तो इसी पे फोकस रहता है कि यार ये एक नया निकला है, इसका नया ऑपरेशन का तरीका आ गया, या एक नई मेडिसिन आ गई है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और उसके बाद से जब उस हल्की सी जानकारी मिली, उसको फिर ढूंढो और उस पर उसको अच्छे से उसको समझो। बस हमेशा अपडेटेड रहोगे। फ्री टाइम में व्हाट्सएप पकड़ के लेटे रहोगे तो फिर गड़बड़ है। ठीक है, ये चीज़ तो आप अपने मोबाइल से भी सीखो। हर हफ्ते में 10 दिन में आपका ऐप्स भी अपडेट होते हैं। ठीक है, वो जो चीज़ जीवित नहीं है वो अपने आप को अपडेट कर रही है। आप तो ज़िंदा हो, है कि नहीं? सोच लो आपको कितना अपडेट होने की ज़रूरत है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरा आपसे सवाल है कि भारतीय सेना के सदस्यों को गाइड करने के वैल्यूज, कोर वैल्यूज एंड इथॉज क्या है? भारतीय सेना की हर यूनिट में आपको कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जिसने बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी बिहार रेजिमेंट के बंदे जो गलवान में शहीद हुए थे, इस पलटन में जब आप अंदर घुसते हो तो
आपको ये एनवायरनमेंट ही फील करा देगा कि ये कैसी यूनिट है। उनका रहना सहना, ढंग, बात करने का तरीका, ट्रेनिंग ऐसी होती है कि वो जो शहीद हो रखे हैं उनसे वो है कि भाई हमें उनसे सेकंड नहीं रहना है। तो अगेन ट्रेनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है फ़ौज के हिसाब से, क्योंकि फ़ौज में ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस है, क्योंकि आपको बंदूक किताब में आप जितनी बार पढ़ लो ओरिजिनल में नहीं चला सकते जब तक कि आप उस पर ट्रेन नहीं होते। अगर उस चीज़ को हम अपने एजुकेशन में लेकर आना चाहें तो आपको आपकी किताबों से ऐसी दोस्ती करनी है जैसे हम हथियार से करते हैं कि चलते चलते रुक जाए तो उसकी रुकावट कैसे दूर करना है, कैसे लोड करना है, कैसे फायर करना है। वैसे आपको जब आप पढ़ो या बात करो, कुछ भी भूलो, किताब आपके साथ होनी चाहिए कि खोले, ये सबसे अच्छी दोस्त वो आपकी है। और प्लस जब आप ऑन जॉब ट्रेनिंग जाते हो, चाहे यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओ या फ्यूचर में जब आप क्लाइंट्स के पास जाओगे, जो भी मौका मिले, जो भी प्रोसीजर मिले, अच्छे से उसको ऑब्ज़र्व करो, उसको सीखो और ख़ुद करने की कोशिश करो। और तब तक करो जब तक कि तुम आंख बंद करके उस प्रोसीजर को ना करने लगो। आप लोग आईवी देते हो, इतने लाइट में देते हो, जब सीखोगे इतने लाइट में। फ़ौज में हमें अंधेरे में देना होता था, सिर्फ फील करके, दिखाई कुछ नहीं देगा। अगर आपने बत्ती जलाई कि आपके माथे में, खोपड़ी में गोली आके घुसी, तो अगेन इसमें आपका, अगेन जो मैंने बताया था ना कि यू हैव टू बी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, आपको जो निश्चय, वो फैक्टर अपने अंदर अपनाना होगा कि नहीं, मैंने निश्चय कर लिया है, मुझे नर्स बनना है और सॉलिड नर्स बनना है। गुड इवनिंग सर। सर, किसी ऐसा ऑपरेशन के बारे में बता सकते हैं जो काफ़ी मुश्किल रहा हो और जो आप कभी नहीं भूल सकते? जब हम यूएन पीस कीपिंग, संयुक्त राष्ट्र क्या कहते हैं पीस कीपिंग को, शांति, हाँ, तो यूएस पीस कीपिंग में हम थे, कॉन्गो में पोस्टेड थे। वहाँ पर क्या कहते हैं, गांव की बस पे हमला हुआ था। उस गांव के बस पे इसलिए हमला हुआ था क्योंकि इंडियन आर्मी कंटिजेंट, इंडियन आर्मी के जो यूनिट्स, आर्मी थी वहाँ, उनकी जो यूनिट्स थी, वो वहाँ की औरतों को ट्रेन कर रही थी, सिलाई और क्या कहते हैं, किसी को सिलाई सिखा रही हैं, किसी को ड्राइविंग सिखा रही हैं, यही छोटे मोटे काम में। तो ये वहाँ के जो बैंडिट्स थे, उनको ये पता चला कि ये औरतें ट्रेनिंग ले रही हैं, कल को उनको ये बात रास नहीं आई और उन्होंने उस बस पे अटैक किया था। एंड उस फायरिंग के बीच में क्या कहते हैं, अंदर घुस के एंड सबको निकाल के बाहर लेकर आकर उनको ट्रीट कर एंड फिर बट नेचुरल है कि दुश्मन को अच्छे से मुंह तोड़ जवाब देकर हमने दुनिया से रुखसत किया था। तो वो एक इंस्टेंस जो है वो अभी तक या फ़ौज का वो है जो मुझे अभी भी, मतलब जो मुझ में जोश भर देता है। आपको क्या लगता है कि आधुनिक शिक्षा में टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है? बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका है। अगेन अगर आप उसको पॉजिटिवली ले रहे हो तो मोबाइल फ़ोन्स हैं आपके पास, यूट्यूब है आपके पास, आप प्रोसीजर्स के वीडियोस देखो। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने मैनिक्विन्स दे रखे हैं, वो सब एक्चुअली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हैं। एक तो वो नैन्सी है कोई, वो तो डिलीवरी भी देती है रोबोट होकर, ठीक है। तो ये आपके
सोच पे डिपेंड करता है कि इसको पॉजिटिव यूज़ करना है या नेगेटिव करना है कि नहीं। अच्छा, कोई नोट आपने देखा, मोबाइल में कैमरा है, फ़ोटो खींच के वो नोट रख लो, लेकिन वो नहीं करते हो, है ना, सिर्फ टिकटॉक बनाते रहोगे अपना बंदर की तरह शक्ल बना कर। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स, अब जस्ट इमेजिन अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो आज अभी टेम्परेचर आप कैसे नापते, SpO2 कैसे नापते, ठीक है, वो पुराने बीपी इंस्ट्रूमेंट से फुस करते रहते। आज एक बटन दबाओ, बीपी आपके सामने है, पल्स भी वो बता देता है, प्रोब लगा दो, SpO2 आपको मिल जाता है। और इससे एंड में क्या होता है, हम मरीज़ को की जान बचाने में सक्सेसफुल रहते हैं, है कि नहीं। यही हमारा मिशन है। तो ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने आप को जोड़ना है टेक्नोलॉजी से, बट पॉजिटिव वेव की तरफ, नेगेटिव की तरफ नहीं कि वो हमारा टाइम वेस्ट कर दे और या हमें उससे कुछ सीखना मिले। तो जैसा कि सर ने कहा कि और सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, दुनिया में जो भी चीज़ बना है उसके दो फेस हैं, पॉजिटिव साइड्स हैं, नेगेटिव साइड्स हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कौन सा साइड उसका यूज़ कर रही हो, तुम कौन से साइड का उपयोग कर रही हो और उसका क्या इम्पैक्ट तुम्हारे लाइफ में है। तो टेक्नोलॉजी का ऑब्वियसली आप अपने मोबाइल में यूट्यूब पे, गूगल पे जो चाहो देख सकती हो, जो चाहो पढ़ सकती हो, जो चाहो सीख सकती हो, बशर्ते आप सीखना चाहो। और होता क्या हमारे साथ, मोबाइल बाजू में लेके पढ़ने बैठे, एक नोटिफिकेशन, अच्छा देख लेते हैं क्या है, देख के रख देंगे, देख के क्या रख दें, ये देख के किताब रख दिया और ये स्क्रॉलिंग चालू। तो अगर ये सिस्टम रहेगा तो डेफिनेटली आधुनिक शिक्षा, क्या किसी भी तरह की शिक्षा और कोई काम के ऊपर आपका टेक्नोलॉजी आपको बर्बादी की तरफ लेके जाएगा। और वही अगर आपके अंदर वो सेल्फ कंट्रोल है, सेल्फ डिसिप्लिन है कि नहीं 1 घंटा हमको पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो, साइलेंट कर दो, ऑफ कर दो, फ्लाइट मोड में डाल दो, 1 घंटे मुझे पढ़ के निकालना है। फिर आप बोर हो रहे हैं अगर ऐसा तो 2 मिनट 4 मिनट उसको देख लीजिए, मूड फ्रेश कीजिए, वापस 1 घंटे का शिफ्ट आप लीजिए। तो पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, ये बहुत अच्छा चीज़ है। नेगेटिव वे में ले रहे हैं तो वो निगेटिव करके जाएगा आपके लिए। क्लियर है। तो यही रोल है और टेक्नोलॉजी का हर क्षेत्र में, ना कि सिर्फ शिक्षा। ऑलराइट सर, मेरा आखिरी सवाल है और सिर्फ इन्हीं बच्चों के लिए नहीं, इन्हीं बच्चियों के लिए नहीं, देश के समस्त छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो किसी भी फील्ड में हैं, जो किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो मेडिकल का हो, इंजीनियरिंग का हो, यूपीएससी के लिए हो, एसएससी के लिए हो, बैंकिंग के लिए हो, उन समस्त छात्रों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे या क्या टेक्निक बताना चाहेंगे सो दैट वो अपने जीवन में अपने लक्ष्य की तरह आसानी से बढ़ सके और अपने लक्ष्य को जीवन में हासिल कर सके। सबसे इम्पोर्टेंट अगेन निश्चय बहुत इम्पोर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट एंड मेहनत। इसमें आप क्लियर हो जाइए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। यू विल बी सक्सेसफुल। तो आई होप कि आप सबके जो भी मन में सवाल थे, जो भी मन में डाउट था, सर ने उसको काफ़ी अच्छे से आंसर किया। अब आपके मन में आपके पढ़ाई को लेकर के, नॉलेज को लेकर के, आइडिया को लेकर काफ़ी समस्याएं, काफ़ी कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। तो ऐसे ही सर ने जो भी रास्ते बताए उसको फॉलो करते रहिए अपने जीवन में और अपने जीवन में अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए और सफलता हासिल कीजिए। थैंक यू सर फॉर गिविंग योर टाइम। वेरी प्लेजेंट।